तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विपिन सिंह और मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टीटी और सीटीईटी में के मैथ्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, और उसमें जहाँ भी ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी मैं वो भी बताऊँगा। मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ एसएससी के लड़कों को, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये स्क्रीन पे है आपके, -25 × 7 + 3। तो ये ज़्यादातर लोग जानते हैं ये अलग अलग इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कुछ नहीं होगा, -25 को 7 में गुणा कर देंगे और फिर प्लस का साइन लगाएंगे, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। -25 को फिर 3 में गुणा कर देंगे। तो पहले ऑप्शन में क्लियरली दिख रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान सवाल था। ठीक है, आगे चलते हैं हम। रोमन संख्याओं में इनमें कौन सी संख्या सही नहीं है? तो देखो, रोमन संख्याओं के कुछ नियम पहले आप जान लो। होल्ड ऑन फॉर सेकेंड। रोमन संख्याओं के कुछ नियम जान लीजिए आप। जैसे 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और 5 को ऐसे लिखते हैं। उसी के साथ 10 को ऐसे लिखते हैं, और 50 को ऐसे लिखते हैं, 100 को ऐसे लिखते हैं। तो रोमन संख्याओं में जैसे 5 के दाहिनी ओर 1 लिख दिया, जैसे ये 5 है और इसके दाहिनी ओर 1 लिख दिया, तो इसका मतलब ऐड होता है 5 प्लस ये है 6। लेकिन अगर 5 के पहले 1 लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड, तो वो घटता है, मतलब 5 - 1 यानी कि 4। ठीक है, तो ये नियम होता है। बाईं तरफ अगर लिखोगे तो घटेगा, दाहिनी तरफ अगर लिखोगे तो बढ़ेगा। अब देखते हैं क्या सही नहीं होगा, देख लेते हैं। ठीक है, ये आप जानते रहो कि 5 को क्या कहते हैं, V से डिनोट करते हैं, और 10 को X से, 50 को ये 50 है और ये 100 है। ठीक है, ये 5 है और ये 10 है। तो अब देखो, ये तीसरा ऑप्शन जो है उसको हम देखते हैं ध्यान से जरा। देखो, ये LC लिखा है, C के पहले बाईं तरफ L लिखा है। तो मैंने क्या कहा था, C के बाईं तरफ L लिखने का मतलब है C में से L घट जाएगा। C मतलब 100, 100 में से L गए 50 यानी कि 50। तो यार LC का ये मतलब है 50, लेकिन यार 50 लिखने के लिए तो हमारे पास एक अलग से नंबर L अपने आप ही है ना। तो L 50 लिखने के लिए L डायरेक्ट लिखेंगे, ना कि LC। तो ये गलत सवाल है, मतलब ये गलत ऑप्शन है, तो यही सही नहीं है। बाकी सारे सही लिखे हुए हैं। ठीक है, ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है आप पढ़ लेते हैं। L है, L मतलब 50 है, X मतलब 10 है, और 10 के बाद ये 3 लिखा हुआ है, तो ये 63 लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह देखो, C लिखा हुआ है, C के पहले क्या लिखा हुआ है, X लिखा हुआ है, C में से 10 घटा दो। ठीक है, तो 100 में से 10 गए 90 आ गया, और 2 ऐड कर दो तो ये 92 लिखा हुआ है, ये वाला। और इसी तरह ये देख लो, X 50 से पहले X है, तो यानी 10 घटा दो 40 हो गया। उसके बाद 40 के बाद ये 4 लिखा हुआ है, तो ये 44 लिखा हुआ है। ठीक है, तो LC ये वाला गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये 50 लिखा हुआ है, और 50 का मतलब ही क्या होता है, L। तो उसको अलग से LC लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? दो संख्याओं X और Y के HCF LCM इतना है। यहाँ देखो, संख्याएं जो होती हैं वो इंटीजर होती हैं LCM और HCF में, मतलब X और Y क्या है, पूर्ण संख्या, मतलब वो दशमलव में नहीं होगी। और एक चीज़ आप यहाँ जान लीजिए जल्दी से, कि जैसे मान लीजिए किसी संख्या का, दो संख्याओं का, मान लो एक संख्या X और Y है, इनका HCF अगर 15 दे दिए, तो ध्यान रखना, ये जो संख्याएँ मानोगे आप, ये जो संख्याएँ मानोगे 15 दे दिए, तो ये संख्याओं मानोगे, तो इसको मानोगे 15A और दूसरी संख्या मानोगे 15B। तभी तो यार देखो, HCF निकालेंगे तो HCF का क्या मतलब होता है, जो बड़े से बड़ा फैक्टर कॉमन हो। तो अगर इस संख्या और इस संख्या में पूछे कॉमन क्या है, तो आप कह दोगे 15, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा, 15। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी HCF दिया हो और संख्याएँ आपको मानना हो, तो HCF के फॉर्म का ही मानते हो। मतलब X मानना हो तो 15A मानोगे, और Y मानना है तो 15B मानोगे। अब अगर इसका LCM निकालना हो, तो आप जानते हो संख्याएं क्या है, X Y, जो कि हमने क्या मान लिया, 15X 15A और 15B। तो LCM का क्या मतलब होता है, जो दोनों में कॉमन आया उसको एक बार लिखो, यहाँ कॉमन क्या हो गया 15, और बाकी को गुणा कर दो A × B। तो LCM इसका हो गया 15AB। और सवाल में क्या दिया, LCM क्या है 120, तो AB बराबर क्या हो गया 8। तो देखो, AB बराबर 8 हो गया, तो A और B यहाँ इंटीजर निकल आएंगे, एक 4 रख दो, एक 2, या तो एक 8 रख दो, एक 1 रख दो। तो ये ऑप्शन सही है। और पूछा है कौन सा सही नहीं है। अब दूसरा चेक करते हैं। ठीक है, जिसमें दशमलव में आ जाएगा वही गलत हो जाएगा, क्योंकि AB हमारा जो है दशमलव में नहीं आना चाहिए। अब दूसरा देखते हैं, X और Y है, तो यहाँ भी वही है। HCF क्या है 20, तो हम संख्या माने 20A, और ये क्या माने 20B। तो LCM इसका क्या हो जाएगा, जो दोनों में है उसको एक बार, यानी 20 एक बार, और AB ये LCM हो गया। और ये क्या है 250। देखो, 0 से 0 कट गया, यहाँ AB की वैल्यू क्या आ गई 25/2, यानी 12.5। और आप जानते हो A × B
क्योंकि दोनों संख्याएं दशमलव में नहीं थी तो उनका गुणा भी दशमलव में नहीं आएगा, जबकि ए और बी यहाँ पे दशमलव में आ गया। ये नहीं हो सकता यार, क्योंकि यहाँ दशमलव में आ गया। आप समझ लो इसको। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ ये दोनों इंटीजर होने चाहिए, ये दशमलव में आ गया इसलिए नहीं होगा। आगे चलते हैं। दो सही 1/3 को 2/5 से भाग करने से पहले इसको सही कर लो। 3 दूनी 6 7 7/3 और इसको 5 से 2/5 से भाग करना, मतलब पलट के गुणा कर दो 5/2 से। तो 7 35/6 आ गई। 35/6 को आप लिख सकते हो 6 पंचे 30, 5 सही। अच्छा 35/6 को 35/6 के फॉर्म में रखें तो इसको ये मान ये हो गया। ठीक है, 35/6 यहाँ पे लिखा है। थोड़ा धुंधला है लेकिन काम चला लो, पहली क्लास है आज। आगे चलते हैं। ABC, ये अच्छा सवाल है, हम लिख दे रहे हैं अगर आपको नहीं दिख रहा है। ABC 3 अंक है तथा यहाँ पे दिया है 3AB और प्लस का AB 1 और इसका आंसर आया C18, शायद ये आंसर आया है। ठीक है, अब देख लो क्या होगा। अच्छा सवाल है ये, ऐसे सवाल अच्छे होते हैं। देखो ये 1 है, B में 1 जोड़ोगे तो 8 आएगा, तो B की वैल्यू क्या हो सकती है? B की वैल्यू यहाँ 7 होगी, तभी तो 7 1 8 आएगा। अब B की वैल्यू 7 है तो यहाँ 7 रख दो B की जगह। अब A में 7 जोड़ोगे तो 1 आए, तो A की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 7 में क्या जोड़ो तो 1 आए। तो यार 7 में अगर 4 जोड़ दो, 7 4 11 का 1 आ जाएगा और हाथ 1 आ जाएगा। ध्यान रखना एक वैल्यू आप 4 मान चुके, तो एक वैल्यू 4 मान लिया है, तो 4 3 7 और 1 का हाथ गया 8। तो यहाँ C की वैल्यू क्या आ गई? 8। तो आंसर हो गया C का मान क्या है? 8। ठीक है, अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। आगे चलते हैं। नरेश की वार्षिक आय इतना है और उसकी बचत इतना है। हाँ, उसकी बचत और व्यय का ध्यान रखना, दिया आय और बचत है, रेशियो पूछा है बचत और व्यय का अनुपात। तो जब भी अनुपात की बात करें तो जो कॉमन हो उसको आप पहले तो हटा लो। ठीक है, देखो यहाँ पे कॉमन क्या है? 3 जीरो तो काट दो, ये 3 जीरो काट दिया, यहाँ से बचा 5 76, यहाँ से बचा 72। अब देखो क्या इसमें से कुछ कॉमन आएगा? 7 2 9, 7 6 13 5 18, दोनों 9 से कट जाएंगे क्योंकि अंकों का योग 9 से कट रहा है। तो 9 8 72 और 9 6 54 और 54 3 57, 9 4 36, ये 64 आ गया। 8 फिर 8 से काट दो तो ये 8 आ गया और ये 1, यानी ये आय है 8 और बचत है 1। अच्छा, व्यय कैसे आता है? आय में से बचत घटा दो, तो आय 8 है बचत 1 है, तो व्यय क्या आ जाएगा? 7। अब पूछा है बचत और व्यय का अनुपात, तो बचत 1 है व्यय 7 है, तो अनुपात क्या आ गया? 1:7। यही हो गया आंसर। हमेशा ध्यान रखो, अनुपात दिया जाए तो सवाल को छोटा करो, सबसे पहले यही ट्रिक है इसमें। आप सीधे 5000, ये जितना इतना लंबा फिगर है इसको लेके नहीं चलना है आपको, आप छोटा कर लो। 3 0 हटाओ, काट के छोटा कर लिया हमने, आ गया रेशियो 8:1। आय और बचत ये आ गया, व्यय घटा दो, आय में बचत घटा दो, व्यय आ गया। ठीक, तो बचत 1 हो गया, व्यय 7 हो गया। आगे चलते हैं। 3x + 5 0 है, तो यहाँ से 3x बराबर क्या आ जाएगा? उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, 5 आ गया, -5, x बराबर क्या आ गया? -5/3। यहाँ रख दो, x स्क्वायर यानी -5/3 का होल स्क्वायर है, और -3 × -5/3। 3 से 3 कैंसिल, 5 3 15, ये हो गया 25/9 + 15। ठीक है, सही बटा में दिया हुआ है ये सवाल। कोई बात नहीं, तो इसमें इसको जोड़ने की बजाय इसमें भाग कर दो। 9 दूनी 18 और 7 25 होता है। ये आ गया। अब आप जानते हो सही को ना अलग कर सकते हो, अगर अंश जो है हर से छोटा है तो इसको प्लस के फॉर्म में लिख सकते हो। इस 7/9 और प्लस का 15, तो 15 जो 17, 17 सही 7/9 आएगा, ना कि 7 सही 7/9। तो यहाँ 17 होना चाहिए और आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये यहाँ देखो, ये लिखा हुआ ये और ये कि योग में x² का गुणा। तो यार ये दोनों व्यंजक में जहाँ x और y की पावर बराबर हो वहीं जुड़ेगा, तो यहाँ x² है y³ है, यहाँ भी x² है y³ है, दोनों जुड़ जाएंगे। 2x² y³ -3x² y³। तो ये माइनस है प्लस है घट जाएगा, तो यहाँ से आएगा -x² y³। और यही पूछ रहा है x² का गुणांक क्या है, तो x² का गुणांक मतलब x² के साथ क्या गुणा है, तो -y³। ये हो गया आंसर।
एक्स स्क्वायर के साथ माइनस वाई क्यूब का गुणा किया गया है। आगे चलते हैं। देखो ये लिखा हुआ है और इसको इससे भाग देना है, तो पहले इसको ऊपर वाले को गुणनखंड पहले ठीक से हम कर लेते हैं। देखो ये इसमें से एक्स कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये लिखा है 2x का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, और ये एक ब्रैकेट में आएगा 2x माइनस 3y, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस 3y। अभी यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी हुई है ये फैक्टर हो जाएगा। देखो 24 को गुणा ऐसा गुणा करो कि उसका जोड़ या घटाना 5 आ जाए, तो 8 तिरिक 24। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 तिरिक 24 हो गया। तो x बड़ी संख्या यहाँ माइनस में, तो बड़ी संख्या माइनस में, जो x माइनस 8 और x प्लस 3, तभी देखो 8 तिरिक 24 यहाँ माइनस 24 है, और 8 में से 3 जोड़ दोगे माइनस 8 में 3 तो माइनस 5 आ जाएगा। अब 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y ये आ गया ये पूरा। अब देखो इसको किससे भाग करें, x माइनस 8 से भाग करेंगे तो x माइनस 8 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। फिर 2x माइनस 3 से भाग करेंगे तो 2x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचा क्या, x प्लस 3 और 2x प्लस 3y। x प्लस 3 2x प्लस 3y कहाँ पे है, पहले ऑप्शन में, यही आंसर हो जाएगा। ओके आपको समझ में आया होगा, इसका फैक्टर करना है और कुछ नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं। अब ऐसे सवाल देखो p की वैल्यू दिया 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और q की वैल्यू दिया 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, r की वैल्यू ऐसा दिया है और ये लंबा सा पूछा है। तो ऐसे सवालों में बेस्ट होता है कि x और y की वैल्यू रख दो। तो हमने सिंपलेस्ट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे देखो x और y 1 1 रखोगे तो चारों ऑप्शन अलग अलग आएंगे। तो सबसे पहले इसी ऑप्शन में रख के देखो, x 1 y 1 रखोगे तो यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से -2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचेगा 11। x1 y1 रखोगे तो ये इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ से बचेगा 9। यहाँ से रखोगे तो 2 2 4 और 13 17 आ गया है, और यहाँ से 10 2 12 2 14। देखो सारे ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, यानी x बराबर 1 और y बराबर 1 हम बिना संकोच के रख सकते हैं। इसमें रखो p में x बराबर 1 y बराबर 1 रखोगे तो x1 y1, तो 3 1 कम 3 1 4, p बराबर क्या होगा, p बराबर 4 आएगा। यहाँ रख के देख लें, 1 1 का मतलब होता है पावर ओवर, फिर नहीं देखना, सीधे गुणा कर दो। यहाँ 1 रखोगे, यहाँ 1 रखोगे, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3, तो q बराबर क्या आ जाएगा 5। और यहाँ पे 1 यहाँ पे रखोगे तो r बराबर 5 4 9 आ जाएगा। अब इन तीनों को यहाँ पे रख के देखो, p इंटू क्यू है, नहीं कि 4 इंटू 5 है, और -9 है, 5 चौक 20 में से 9 गए 11। अब चारों ऑप्शन में 11 कहाँ है, यहाँ है, यही सही आंसर हो गया। वैल्यू पुट की x और y की 1 1, तो p निकल आया, q निकल आया, r निकल आया, तो p इंटू क्यू माइनस r निकाल लिया, 11 आ गया। और वही x और y की वैल्यू 1 1 ऑप्शन में रख दिया, तो जहाँ 11 मिला वही सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 3:5:4 है। ऐसे सवालों में तीनों कोण 3x 5x और 4x मान लेते हो, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, आप जानते हो। 5 4 9 3 12, x बराबर 180, तो x बराबर 12 कम 12 12 5 15 डिग्री। अब पूछा है 4x प्लस 9 क्या होगा, 4x प्लस 9, तो यार 15 रख दो, तो 15 जो होगा 60 प्लस 9 क्या हो गया है, सबसे बड़ा कोण x है, तब 4x प्लस 9 डिग्री क्या होगा, 69 आएगा। यहाँ ऐसा क्यों दिया है पता नहीं, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात। ठीक है, 5 और 9 9 3 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, यही आएगा 69। ये आंसर पता नहीं ऐसे क्यों दिया है, या तो यहाँ 4 की जगह और कुछ और होना चाहिए तब आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा एक सेकंड, ये थोड़ा सा x, क्योंकि इन्होंने दे दिया है कि सबसे बड़ा कोण x है, यहाँ पे एक ध्यान से देखो, यहाँ पे इन्होंने दे दिया है कि x सबसे बड़ा कोण है, तो आप यहाँ x मानने की बजाय मानोगे 3a 5a 4a, ठीक है। तो यहाँ आपने किया 3a प्लस 5a प्लस 4a, क्योंकि जो वेरिएबल दे दिया है यहाँ पे सबसे बड़ा, यानी 5a की वैल्यू इन्होंने दिया है, तो आप कुछ अलग वेरिएबल मान लो, 3a 5a 4a, और ये 180 हो गया, तो 12a बराबर 180, तो a बराबर 12 कम 12 12 पंचे 60 15 आ गया। अब सबसे बड़ा कोण कह रहे हैं x है, तो x यहाँ x है, और यहाँ सबसे बड़ा कोण 5a है, तो x बराबर हो जाएगा 5 × 15 बराबर 75। तो अब पूछा है कि 4x प्लस 9 का मान बताओ, तो x की वैल्यू आपने 75 निकाल लिया, तो 4x प्लस 9 बराबर होगा 4 इंटू 75 प्लस 9, तो 4 पंचे 20 4 7 28 2 30 और प्लस 9, तो ये आ गया 309।
तो ये 3 शून्य कहाँ पे है, यहाँ पे ये होगा। यहाँ पे यार ये ध्यान देना थोड़ा, x इन्होंने अलग से वेरिएबल एक दे दिया है, तो आप इसको x मानने की बजाय a मान लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि किसी कोण x के संपूरक और पूरक कोणों का योग, तो x का देखो संपूरक कोण होता है, संपूरक 180 में घटा दो, ठीक है, 180 माइनस एक्स, और x का जो पूरक कोण होगा वो 90 में घटा दो, 90 माइनस एक्स। अब ये कह रहा है इन दोनों को जोड़ लो, तो उसका योग क्या रहा, इन दोनों को जोड़ो, 180 में 90 जोड़ोगे 270 आएगा, और x 2x माइनस 2x, ये दोनों जोड़ के कह रहा है 240 है। ये सवाल में दिया है कि दोनों का योग 240 है। 240 इधर ले आओ, 270 माइनस 240 बराबर 2x, यहाँ से 30 बराबर 2x, तो x बराबर 15 डिग्री, ठीक है। अब 3x बराबर -20 का मान पूछा है, 3x माइनस 20, तो 3 इंटू 15 माइनस 20, 45 माइनस 20 यानी 25, ठीक, ये आ गया आंसर। आगे चलते हैं। ये बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्या चल रहा है। यदि एक खडभुजाकार आधार वाले पिरामिड के, देखो आधार का पिरामिड होता है कि आधार उसका किसी भी आकार का हो जाता है, फिर सभी आधारों पे ऐसे त्रिभुज बनाते हैं, इस पे ये सभी आधार की सभी भुजाओं पे ऐसे त्रिभुज बनाते हैं, और हवा में ऐसे, जैसे अगर हम कहें कि वर्गाकार है, इसको मान लेते हैं वर्ग, तो यहाँ पिरामिड सभी भुजाओं पे ऐसे ऐड कर देते हैं, ये हवा में होता है, ठीक है। पिरामिड आपने देखा होगा, या तो नेट पे देख लेना पिरामिड कैसे होता है। खैर हम सवाल पे आते हैं। ये आधार इसका खडभुज के आकार का है, ठीक है, ये खडभुज हमने बना दिया, तो इसमें 6 भुजाएं हो गई, और कितने शीर्ष हो गए, 6 शीर्ष हो गए, और इस पे पिरामिड बनना है। तो पिरामिड पे हर भुजा पे एक एक त्रिभुज बनाते हैं, और सारे त्रिभुज जाके ऊपर एक बिंदु पे मिलते हैं। तो पूछा है कि फलक को F से और शीर्ष को V यानी वर्टेक्स इसलिए V से डिनोट किया, और किनारा यानी एजेस E से डिनोट किया, तो कौन सा कथन सत्य होगा। मतलब कितने फलक होंगे, कितने शीर्ष होंगे, और कितनी भुजाएं होंगी, E यानी वेज, एजेस यानी सिराएं या भुजाएं या किनारे, जो भी कहें आप। तो देखो पहले फेस गिनते हैं। तो एक तो ये आधार हो गया, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, त्रिभुजाकार आधार हो गया, एक हो गया, एक फेस तो यही हो गया, प्लस जितनी भुजाएं हो उतने पे उतने ही त्रिभुज बनेंगे। तो 6 भुजाएं हैं तो 6 त्रिभुज बनेंगे, तो 6 फेस हो गए, तो फेस बराबर 7 हो गया, तो F बराबर 7 हो गया, ठीक है। अब आते हैं वर्टेक्स पे। वर्टेक्स यानी ये, तो 1 2 3 4 5 6, और ये 6 भुजाओं पे 6 त्रिभुज बनेंगे, और 6 त्रिभुज ऊपर जाके एक बिंदु पे मिलेंगे, तो 6 वर्टेक्स यहाँ पे हो गए, और एक शीर्ष जहाँ पे सारे त्रिभुज मिलेंगे वो हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो वर्टेक्स भी 7 हो गए। अब किनारे देखो 6 तो यही हो गए, और उसके बाद सब पे 6 त्रिभुज बनेंगे, तो त्रिभुज की एक भुजा तो यही होगी, बाकी 2 भुजाएं आप जोड़ लो, तो 6 और 6 त्रिभुज बनेंगे, तो 6 गुणे 2, 6 दूनी 12, 6 18, 6 ऐसे कर सकते हो कि 6 त्रिभुज बन रहे हैं, तो हर त्रिभुज में 12 18 नहीं होगा, देख लो फिर से गिन लो। देखो ऐसे करते हैं, इसमें कितने भुजाएं, 1 2 3 4 5 6, तो इसको 6 गिन लेते हैं। फिर जब पिरामिड बनेगा तो हर शीर्ष से एक एक भुजा निकलेगी, तो 1 2 3 4 5 6, हर शीर्ष से एक एक भुजा यानी 6 भुजा, तो 12 हो गए, तो 12 किनारे हो गए। तो अब जोड़ लो कौन सा कथन सत्य है। E का मान 12 है, V का मान 7 है, F का मान 7 है। पहले यहाँ रख लो, F 7 रख दो, 7 दूनी 14 प्लस 7 21 और माइनस 12, 14 7 21, 21 में से 12 गए 9 होता है, ना कि 8, तो ये गलत है। और यही चीज़ यहाँ 9 होता है, तो ये सही हो गया। देखो ये 14 हो गया और 7 हो गया और 12 हो गया, 14 7 21 में 12 गए 9, ये वाला आंसर सही हो गया। समझ लो एज हमने कैसे निकाला, ये 1 2 3 4 5 6, और हर शीर्ष पे एक एक त्रिभुज की भुजा ऐसे बनेगी हवा में। अब हवा में है तो स्क्रीन पे हम दिखा नहीं सकते, तो आप समझिए ऐसे बनेगी ऊपर की ओर, ऐसे ऐसे एक एक बनेगी। बस ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हवा में है, ऊपर है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 12 सिराएँ हो गई। वर्टेक्स कितने हो गए गिन लो, 1 2 3 4 5 6, और एक ये जो बीच में 7, ये 7 वर्टेक्स हो गया। फेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और एक बड़ा वाला आधार 7, तो 7 फेस हो गए, ठीक है। इस तरह गिनना होता है इसको। आगे चलते हैं। ABCD के दोनों विकर्ण की लंबाइयाँ इतना और इतना है, हमेशा ध्यान रखो। आयत है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, मतलब 6x + 3 बराबर 4x + 7 है। तो यहाँ से 4x इधर ले आओ, तो 6x - 4x,
और 7 माइनस 3, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 2 आ गया। x बराबर 2 आ गया तो पूछा ये प्लस ये क्या होगा, जोड़ लो। 6x है और 4x है, 10x हो गया, और ये 3 है और 7 है, तो ये 10 हो गया। 10x प्लस, अब x की वैल्यू रख दो, 10 दूनी 20, 10 30 आ गया। यही आंसर हो गया। आगे चलते हैं, 2 सवाल और हैं छोटे छोटे, आप देख लीजिए। यदि किसी त्रिभुज की लंबाइयाँ 12, 13 और 5 सेंटीमीटर है। देखो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, मतलब ये 12 होगा, ये 5 होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 13 होगा। तो हमेशा ध्यान रखो, अब कह रहा है तब त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, ये 13। इस पर डाले गए शीर्षलंब की लंबाई संगत, ये मिस ट्रांसलेशन, इस पर डाले गए शीर्षलंब की लंबाई। इसमें क्या करते हैं, एरिया बराबर करते हैं। एक बार आधार 5 माना और लंब 12 माना, तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 12 गुणे 5। फिर आधार 13 माना और आधार पे डाला गया लंब क्या है, पी, तो हो जाएगा 1/2 आधार 13 गुणे लंब। और दोनों एक ही त्रिभुज के एरिया हैं, तो इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। तो 1/2 से 1/2 काट दिया, यहाँ पी बराबर हुआ 12 गुणे 5/13। ये नॉर्मली लोगों को याद भी रहता है। ये कर्ण पर डाला गया लंब क्या होता है, दोनों परपेंडिकुलर जो भुजाएं होती हैं उनको गुणा कर दो और कर्ण से भाग कर दो, ठीक है। तो पी बराबर आ गया 12 पंचे 60/13, 13 चौका 52, 4 सही 8/13। ये आंसर आ गया। ये याद होता है यार कि कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है, दोनों परपेंडिकुलर भुजाओं को गुणा कर दो और कर्ण से भाग कर दो। और कैसे वो आया, एरिया बराबर करके आया, वो मैंने आपको दिखा दिया कि दो तरफ से एरिया बराबर करो। तो एक बार आधार इसको मान लो, लंब इसको मान लो, एक बार आधार इसको मान लो, लंब इसको मान लो, ठीक है। और दोनों एक ही त्रिभुज के एरिया हैं तो बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप निकाल लिए, ठीक। आखिरी सवाल, किसी समलंब ABCD का परिमाप 90 डिग्री है। तो समलंब की परिभाषा ये होती है उसके कम से कम दो भुजाएं समांतर होते हैं। तो ये वाली हमने समांतर कर दिया, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब ABCD, सॉरी ये D, ठीक। अब देखते हैं, कह रहा है AD और BC ये दोनों बराबर हैं और 17 17 है। तो अगर इधर ये दोनों बराबर हो जाएं तो इधर अगर हम यहाँ से लंब डाल दें तो ये और ये भी बराबर हो जाते हैं। खैर, और कह रहा है इसका परिमाप यहाँ 90 है। ये देखो ABCD का परिमाप 90 है, तो इस समांतर भुजा को A मान लिया और इसको B मान लिया, तो चारों भुजाएं जोड़ के 90 आएगा, यानी A प्लस B और प्लस 17 2 बार है, ये क्या आ गया 90। 17 दूनी 34, तो A प्लस B 90 में 34 घटा दो, 10 में से 4 गए 6, 8 में से 3 गए 5, A प्लस B 56 है। मतलब ये समांतर भुजाओं का योग 56 है। और हमेशा ध्यान रखो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है h, तो समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी h और समांतर भुजाओं का योग। और ये सवाल में दिया है 420। अब यहाँ देखो A प्लस B हमने 56 निकाल लिया, तो 1/2 गुणे h गुणे 56 बराबर 420। यहाँ देखो 28 आ गया और 7 चौका 28, 7 छंग 42 और 15 चौका 60, h बराबर आ गया 15। यानी कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है 15। तो आज यहीं तक। आप बताइएगा अगर आपको लगा होगा बहुत तेज़ी से कर लिया तो हम स्लो हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। अलग से कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, इसको मैं और भी जल्दी कर सकता हूँ, लेकिन फिर आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।